नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। हाजिर हूं देश की अर्थव्यवस्था के मुद्दे के साथ, क्योंकि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने नेगेटिव रेटिंग को बदलकर अब स्थिर कर दिया है। कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था पर काफी नकारात्मक प्रभाव देखे गए थे, लेकिन हालात के बेहतर होने के कारण अभी स्थिति पहले से ठीक हुई है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की साख को बरकरार रखा और देश के परिदृश्य को नकारात्मक से स्थिर श्रेणी में कर दिया है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। उससे पहले इस मुद्दे पर हमने थोड़ी देर पहले बात की मुख्य आर्थिक सलाहकार भारत सरकार के डॉक्टर के.वी. सुब्रमण्यम जी से। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार। ये एक अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि मूडीज ने जो आउटलुक है उसको नेगेटिव से स्टेबल बनाया है। मेरे अनुसार अभी और गुंजाइश है इसमें और वृद्धि की, क्योंकि मूडीज ने जो एक बहुत अहम जो कारण बताया है वो ये कि जो हमारी जो बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर, उसमें जो तो कठिनाइयां थी महामारी के पहले, और जिसके कारण उन्हें चिंता थी कि बैंकिंग सेक्टर के जो प्रॉब्लम्स हैं उसके कारण अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा, तो वो जो रिस्क्स हैं वो रिस्क्स अब कम हो गई हैं, ऐसा उन्होंने एक्चुअली बतलाया है अपने ब्रीफ में। ये बहुत अहम है क्योंकि भारत का जो विकास दर है, इकोनॉमी का विकास दर महामारी के पहले इसी कारण उस पर असर आया था कि फाइनेंशियल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर में जो है कुछ चिंताएं थी। क्योंकि अभी वो चिंताएं कम हो गई हैं और इससे अर्थव्यवस्था अब आगे और सुदृढ़ होके, मजबूत होके आगे बढ़ सकती है, तो ये बहुत अहम है। और मेरे अनुसार, जैसे मैं पहले कह रहा था, और वृद्धि आने की गुंजाइश है। देखिए, इसमें एक जो अंतर है उसे हम समझना है। यदि आप निवेश को देखें, एफडीआई और एफपीआई, जैसे अभी एफडीआई पिछले साल करीब करीब $80 बिलियन आया। इसके मुकाबले जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी तब सिर्फ $8 बिलियन आए थे करीब करीब, तो $10 बिलियन के करीब, तो 10 गुना ज्यादा आया है। वैसे ही एफपीआई देखें तो करीब $30 बिलियन तक का आया। तो ये जो है दर्शाता है कि हमारे जो भारत में जो इन्वेस्टर्स हैं वो जो है अच्छा अनुमान लगा रहे हैं जिस तरह भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह बदल रही है। तो इन्वेस्टर्स जो है, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, दे आर अहेड ऑफ द कर्व। इसके मुकाबले रेटिंग एजेंसीज जो है थोड़ी बिहाइंड द कर्व है, थोड़े पीछे हैं, लेकिन वो भी अपडेट कर रही है, तो ये तो बहुत एक अच्छा संकेत है। क्योंकि जो एजेंसी जो कि थोड़ी पीछे रहती हैं वो भी यदि अपडेट कर रही है, तो इसका मतलब है कि साफ साफ है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है काफी अच्छी तरह से सुधर रही है। पिछले साल जब पहली तिमाही में जब 24% की जो कमी आई थी, उसके बाद एक पूर्व वित्त मंत्री ने लिखा था कि इन अ बैरन डेजर्ट the finance minister and chief economic advisor saw green shoots। और जैसे हमने तब वी शेप्ड रिकवरी बतलाया था, वैसा ही आया है। जो पिछले साल जो है और तीसरी और चौथी तिमाही में वृद्धि हुई, उसके बाद पहली तिमाही में 20.1%, ये ग्रीन शूट से आगे बढ़कर और अच्छी स्थिति है। तो जो ऐसे लोग हैं और जो भारत को बाहर से जो एक्चुअली काफी एक नेगेटिव पिक्चर जो पेंट कर रहे थे, इनके लिए एक भारत की अर्थव्यवस्था की जो परफॉर्मेंस है, ये एक करारा जवाब है। तो ये थे के.वी. सुब्रमण्यम जी, जो भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, जिन्होंने कुछ देर पहले हमसे बात की और बताया कि जो मूडीज की रेटिंग आई है उसके क्या मायने हैं। देश की जो अर्थव्यवस्था है, कोविड काल से निकलकर तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, लेकिन भारत की जो अर्थव्यवस्था है
वो पटरी पर, सही पटरी पर अब आगे बढ़ रही है। एक खास पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं एसके जिंदल साहब, जो अध्यक्ष हैं निवेश और पूंजी बाजार एसोचैम के। जिंदल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अमन अग्रवाल जी, जो डायरेक्टर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास फाइनेंस के। उनसे भी मैं बात करूंगा कि जो सामने रिपोर्ट आई है उसके क्या मायने हैं। साथ ही वित्त मंत्रालय के पूर्व सचिव अशोक कुमार झा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। सबसे पहला सवाल जिंदल जी से। जिंदल जी, जो रिपोर्ट आई है मूडीज की, जो रेटिंग आई है सामने उभर के, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि तमाम तरह के सवाल भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर खड़े किए जा रहे थे, तमाम तरह की बातें की जा रही थी कि कोविड काल के चलते देश की जो अर्थव्यवस्था है वो शायद ही पटरी पर लौट पाए, लेकिन जितनी जल्दी ये पटरी पर लौटी है वो अपने में एक अच्छा संकेत है। आप कैसे देखते हैं? मनोज जी, मैं इसको एक महोत्सव से कम नहीं मानता जी। उत्सव का समय आ गया है, लेकिन शुरुआत इस महोत्सव से हुई है। इतने बड़े देश के लिए, 130 करोड़ लोगों के लिए महोत्सव है, क्योंकि सारे जो मापदंड होते हैं उनके ऊपर, इसके ऊपर सबको चेक करने के बाद मूडीज़ इस तरह का अपग्रेड और डाउनग्रेड करता है। तो इससे ये पता लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं जी। अगर हम पॉजिटिव तरफ जा रहे हैं, अगर हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो हम सही तरफ जा रहे हैं। और जो हमारी स्ट्रेटजी है वो सक्सेसफुल है, सही तरह से काम कर रही है। देखिए, सब कुछ हुआ पिछले 1.5 साल के अंदर, लेकिन हमारी बैंकिंग की ताकत जो है वो कम नहीं हुई, मजबूत हुई। कैसे मजबूत हुई? हायर कैपिटल उनके पास अवेलेबल हुई, लिक्विडिटी बनी रही, सारा काम बैंकिंग का नॉर्मल चला। ये हमारी ताकत दिखाता है। अगर उस समय में ये ना काम करती है, फेल हो जाती है, कोलैप्स हो जाती, तो देश आप समझिए कहाँ जा रहा होता। जी। इसी तरह से सॉल्वेंसी बनी रही, किसी को ये कहने का मौका नहीं लगा। शुरू में कुछ चीज़ें हुई थी कुछ NBFCs वगैरह में, लेकिन बैंकों की ताकत बाकायदा बनी रही। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी फाइनेंशियल ताकतें बनी रहें और रिलायबल रहें, लोग उसके ऊपर भरोसा कर सकें। बैंकों में इतनी प्रोविजनिंग की गई है जो हमारी ताकत को दर्शाती है कि ज़रूरत पड़ने पे हम उसमें से प्रोविज़न करके अपने बचा लें अपने आप को। ये नहीं कि हम बहुत ही ज़्यादा लेवरेज होकर के खेल रहे हैं, तो वो भी एक मजबूती की निशानी होती है। तो ये हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं, ये हमारे काम करने के ढंग हैं जो दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। क्रेडिट ग्रोथ जो इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, अब दिख रहा है कि क्रेडिट ग्रोथ होने लगा है और ये हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करने वाला है। हमारी इकोनॉमी वैसे भी बहुत लार्जली डाइवर्सिफाइड है जी। और आप देखेंगे कि इतनी डाइवर्सिफाइड में रिस्क वैसे कम होता है क्योंकि रिस्क बटा हुआ होता है। जी। तो ये सब हमारी ताकतें हैं जो मैं देखता हूँ कि इस समय में उन्होंने कंफर्म किया है। FDI जो 80 बिलियन लास्ट ईयर आई थी जी, वो अगर और आती है तो हमारे लिए बहुत ताकत बढ़ेगी। रिजर्व्स अपने देखिए, फॉरेक्स रिजर्व। जी। प्रोफेसर अमन, अंतरराष्ट्रीय जो आर्थिक एजेंसियां हैं इस तरह की, इनका महत्व कितना महत्वपूर्ण माना जाए, खासतौर से जब ये रेटिंग करती हैं किसी देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, और भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर जो मूडीज की रेटिंग आई है, इसके क्या मायने हैं? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए जी, इसके मायने दो तरफे होते हैं। एक तो होता है कि अपने देश में पैसा आएगा जो बाहर से, तो बाहर की जब कंपनीज होती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो ज़्यादा लागत लगाती हैं, जो इन्वेस्टमेंट करती हैं, चाहे वो पोर्टफोलियो का करें, चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें, तो जब वो पैसा लगाती हैं तो वो रेटिंग एजेंसीज की रिपोर्ट्स को देखती हैं, चाहे वो मूडीज़ हो, स्टैंडर्ड पुअर्स हो, फिच हो। ये 3-4 एजेंसीज हैं जो ये रेटिंग्स करती हैं, उनकी रेटिंग्स को देखती हैं, ये देखने के लिए, अपने आप को समझने के लिए कि इकोनॉमी कैसी चल रही है, पॉलिटिकल इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी, और जो इकोनॉमिक इकोनॉमी है उस देश की कैसी चल रही है, कि मैं जो कुल पैसा निवेश करूंगा तो वो सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। दूसरा होता है कि जब बाहर की तरफ निवेश, हम बाहर से कभी कभी हिंदुस्तान की कंपनियां लेना चाहती हैं, जिसे हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स कहते हैं। कभी कभी देश भी पैसा उठाना चाहते हैं, हिंदुस्तान को तो अब नहीं जरूरत पड़ती है, बट कभी कभी देशों को भी जरूरत पड़ती है पैसा उठाने की। तो जब वो ऐसा करना पड़ता है तो उसको किस रेट पे मिलेगा, वो इन रेटिंग एजेंसीज के रेट्स के ऊपर जो ये स्लैब्स आते हैं उनको देख के मिल पाता है कि कितना सेफ है, कितना रिस्की है। जी। ये जो चीज अभी देखने को मिली, उससे फायदा ये होगा कि ऑलरेडी हमारे पास इन्वेस्टमेंट, जैसे अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने भी कहा कि इन्वेस्टमेंट जो है पहले ऑलरेडी आ रहा है।
हमारे पास 640 बिलियन डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जबकि करीबन 50 बिलियन डॉलर्स हमने लोन दे रखे हैं आसपास के देशों। करीबन 700 बिलियन डॉलर्स के हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं हमारे पास जी। उसके अलावा ये जो रिजर्व्स बढ़े, करीबन 73 बिलियन पिछले साल बढ़े, करीबन 6.5 बिलियन डॉलर हर महीने। पिछले साल जब कोविड था, जब सारे देश मर रहे थे, प्रॉब्लम हो रही थी, हिंदुस्तान में भी प्रॉब्लम हो रही थी, ये पैसा हिंदुस्तान में निवेश हुआ। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी पिछले 7 साल के दौरान से सबसे ज्यादा करीबन 32 बिलियन डॉलर के करीब हिंदुस्तान में आया। जबकि पोर्टफोलियो का मतलब जो स्टॉक मार्केट या जो वॉलेटाइल मार्केट्स होती हैं उनमें जो पैसा आ रहा है वो इमीडिएटली जा भी सकता है पैसा, वो पैसा भी सबसे ज्यादा 7 साल के अंदर आया। उससे दिखाई पड़ता है कि जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जो निवेशक करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं हिंदुस्तान में, वो हिंदुस्तान को एक सेफ इकोनॉमी, एक सेफ हेवन की तरह मानते हैं। और ये चीज जो है हमें मोदी से और सपोर्ट मिलती है और इसका निवेश अब और आगे बढ़ने की उम्मीद होगी। और जिस तरीके से हम 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात करते हैं, रुपए की स्ट्रेंथनिंग की बात करते हैं, वो बढ़ती हुई नजर आएगी और वो उम्मीद हमारी और तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। अशोक जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। अशोक जी, मूडीज की जो रिपोर्ट है, जो उन्होंने रेटिंग की है भारत की, और पिछली बार से बेहतर रेटिंग की है, जबकि उम्मीद ये की जा रही थी कि कोविड काल में दुनिया के तमाम देशों की जो आर्थिक हालत है वो चौपट हो गई है, लेकिन भारत की जो स्थिति है वो तेजी के साथ, जिस तेजी के साथ सुधरी है आर्थिक लेवल पर, उसे दुनिया भी मान रही है। क्या ये दुनिया का भरोसा भारत की अर्थव्यवस्था पर है? निवेश की दृष्टि से इसको कैसे देखा जाए? नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है कि मूडीज का रेटिंग अब पहले था वो जो नेगेटिव आउटलुक था वो अब स्टेबल हो गया है। वैसे ओवरऑल रेटिंग तो वही है जो पहले था। जून 2020 में मूडीज ने हमें डाउनग्रेड कर दिया था, रेटिंग का आउटलुक नेगेटिव कर दिया था। अब वही रिस्टोर हो गया है, फिर अभी स्टेबल हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिस्क पहले लोग समझते थे, जो इंडिया में इन्वेस्ट करने का जो रिस्क था, वो रिस्क अब घट गया है और फ्यूचर में इसका इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे जो लोग सोच रहे हैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करने, वो अब लेस रिस्क लेके यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके 2-3 कारण है क्यों उन्होंने इसको स्टेबल रेटिंग अभी दिया है। एक तो है कि हमारा बैंकिंग सिस्टम में, जिसमें कि बहुत सारा पहले एनपीएस थे, वो एनपीएस अब घट गए हैं जी। दूसरी बात यह है कि सरकार ने भी बैंक्स को रिकैपिटलाइज किया है ताकि कैपिटल एडिक्वेसी जो कम से कम जो मिनिमम है उससे ज़्यादा भी कैपिटल एडिक्वेसी है। और तीसरी बात यह है कि हमारे जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है अभी कोविड का, वो काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है और इससे भी ये साबित हो जाता है कि अब फ्यूचर में ये कोविड की वजह से शायद दिक्कत नहीं होगी इकॉनमी में। और चौथी बात इसमें ये है कि जो लॉकडाउन हो रहा था कोविड की वजह से, अब वो लॉकडाउन्स नहीं हो रहे हैं या बहुत कम हैं, तो इससे भी ये जाहिर होता है कि फ्यूचर में इकॉनमी ग्रोथ ऑफ द इकॉनमी अपना अच्छी विस्तार से चलेगा। तो ये सब कारण से ये रेटिंग ठीक किया गया है, जो कि पहले 2020 जून में जो कम कर दिया था उसको भी रिस्टोर कर दिया है। ये बहुत खुशी की बात है। जी, खुशी की बात है ये। लेकिन एस के जिंदल साहब, अगर मैं राजनीतिक बात करूं, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था की बात होती है तो राजनीतिक सवाल भी उठाए जाते हैं। इस देश में विपक्ष ने भी कोविड काल में देश की अर्थव्यवस्था को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए, आशंकाएं प्रकट की, लेकिन देश में जो सरकार कह रही थी कि देश की अर्थव्यवस्था सही दिशा में जा रही है, क्योंकि सरकार ने समय समय पे ऐसे पैकेज का, ऐसी घोषणाएं की जो आम आदमी के लिए, इंडस्ट्री के लिए जरूरी थी, और अब अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग भी यही संकेत कर रही है। ये राजनीतिक जो सवाल उठते हैं वो हकीकत से कितनी दूर होते हैं? दिन और रात का फर्क होता है। वो उनकी मजबूरियां होती हैं कि जो ये करें हम इससे उल्टा बोलें, इनके साथ बिल्कुल हम हाँ में हाँ ना मिलाएं, जो ये कर रहे हैं इनको गलत बताएं। वरना ऐसे नहीं हो सकता कि आप रेटिंग आपका इंटरनेशनली अपग्रेड हो रहा है और वो कह रहे हैं आप गलत कर रहे हैं। और अभी भी आप देखें जिस तरह के रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने किए हैं, ये उन रिफॉर्म्स के बिना नहीं हो सकता था। जिस तरह के स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, गैप
होता है, आपको वो स्टेप लेने पड़ते हैं। वो स्टेप लेंगे नहीं तो काम बिल्कुल होगा, आप ऊपर नहीं जा सकते। तो वो स्टेप गवर्नमेंट ने लिए हैं जो इकोनॉमी को ग्रो कराने के हित में है। तो ये अपने आप में एविडेंस है, प्रूफ है कि गवर्नमेंट का स्ट्रेटजी बिल्कुल सही था, सही तरफ चल रहा था, नहीं तो हम अचीव नहीं कर सकते थे। ये कुछ ऐसा नहीं है कि आपने घर में ही कुछ अपने रिपोर्ट बना लिया है जी। तो ये इंटरनेशनल रिपोर्ट और इसी के ऊपर सारा काम होता है। जैसे अमन जी ने बताया, इससे आपके रेट बदल जाने वाले हैं। आप कम रेट पे बोरो कर सकेंगे, सरकार भी और प्राइवेट कंपनियां भी। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर को वैसे ही 80 बिलियन पहली दफ़ा इतना पैसा देश के अंदर इन्वेस्टमेंट के ज़रिए आया था। अब उनको लगेगा कि बिल्कुल सही तरफ उन्होंने पैसा लगाया और लगा सकते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वो ये चाहता है मेरा पैसा सेफ होना चाहिए, चाहे मेरी इनकम थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी। पंकज जी जी भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो मूडीज की रिपोर्ट आई है, इससे आप तो खुश होंगे क्योंकि अब अंतरराष्ट्रीय जो आर्थिक एजेंसी है वो भी भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको सही दिशा में बता रही है। जी जी, बहुत प्रसन्नता। जी देखिए, मूडीज ने भारत का सॉवरेन रेटिंग जो नेगेटिव से स्टेबल की, क्योंकि उन्हें भी दिख रहा है कि कोविड महामारी के बाद अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पे आ रही है। जी नया एसएसओ जो डे भी दिख रहा है कि निश्चित तौर से कहीं ना कहीं जीडीपी की कोविड स्तर के लगभग 92% तक पहुंच गई है। जी जैसे बिजली की बड़ी खपत हो रही है, बढ़ता जीएसटी कलेक्शन है, बढ़ता आईटी कलेक्शन है, इस ओर इंगित कर रहा है कि अर्थव्यवस्था में स्थिरता आ गई है। जी मूडीज की रेटिंग ने भी इसी बात का अपने मुहर लगाई है। इसलिए हमें भी प्रसन्नता है कि निश्चित तौर से जो हम कर रहे हैं उसको आज मूडीज ने भी अपना मुहर लगाया है। क्या एफडीआई की दृष्टि से भारत को फायदा होगा इसका आकलन आप कैसे करते हैं? निश्चित तौर से जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने यशस्वी नेतृत्व में आए आर्थिक पुनरुद्धार के आत्मनिर्भर भारत पैकेज से ही संभव हो पाया है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत कोविड महामारी में मदद के लिए जो दिए गए 3 बड़े पैकेज हैं, जी अर्थव्यवस्था में और पूंजी आई, कोविड की मार से प्रभावित उद्योगों को लोन की रिस्ट्रक्चरिंग हुई, बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन से भी अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। इन सब का परिणाम यह रहा कि लोगों का आत्मविश्वास आया। धीरे धीरे अर्थव्यवस्था और आर्थिक गतिविधियों में निश्चित रूप से सुधार के शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। शेयर बाजार में उछाल, 8 बड़े सेक्टरों में वृद्धि, जीडीपी में बढ़ोतरी, ये सभी संकेत अर्थव्यवस्था में वृद्धि होने की दिशा में अपना संकेत दे रहे हैं। जी जी। पंकज जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर अमन, लेकिन एक सवाल उठता है यहाँ पर कि देश की अर्थव्यवस्था को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं वो एक पॉजिटिव सकारात्मक रुख दिखा रही हैं। जिस तरह के सरकार ने स्टेप उठाए उससे इंडस्ट्री भी हम देख रहे हैं उछाल है, उसमें भी विकास की दर बढ़ी है, जीडीपी की भी संभावनाएं बेहतर बताई जा रही हैं। शेयर बाजार में भी आए दिन उछाल देखने को मिलता है, अच्छे संकेत शेयर बाजार से भी आ रहे हैं। अगर बात मैं रियल एस्टेट की करूं तो उसमें भी कहा जा रहा है कि अब पहले से बेहतर स्थिति है। लेकिन अगर मैं आम आदमी की बात करूं और ख़ास तौर से मैं पेट्रोल, डीजल, गैस की बात करूं, उसकी कीमतों की बात करूं, क्योंकि आम आदमी का एक नज़रिया उससे जुड़ा होता है, आप कैसे देखते हैं इसको? क्योंकि कीमतें बढ़ रही हैं, सरकार जन कल्याणकारी योजना भी बहुत सी चला रही है, आप कैसे देखते हैं इस संतुलन को? देखिए जी, अभी तक जो संतुलन है सरकार ने काफ़ी अच्छे तरीके से बनाए रखा है। हमें ज़रूर देखने को मिला कि पेट्रोल और डीजल के दामों में काफ़ी हद तक वृद्धि हुई है और उसमें काफ़ी जो पोर्शन है वो टैक्सेस का, चाहे वो सेंटर के हों या स्टेट के हों, करीबन 60 से 70% के बीच में टैक्सेस वो आते हैं। बाकी पेट्रोल के दाम अदरवाइज़ बड़े कम होते हैं। सरकार की कोशिश है कि इसको जीएसटी में लाके ले आया जाए। इस बार कोशिश भी की निर्मला सीतारमण जी ने, पर अभी नहीं ला पाए हैं और उम्मीद है कि हो सकता है अगली 2-3 मीटिंग में हो सकता है ये कोशिश सरकार की कामयाब हो कि इसको जीएसटी में ला सकें, उससे राहत भी बहुत अच्छी मिलेगी। पर ये एक संतुलन बनाना जरूरी था क्योंकि सरकार का जो रेवेन्यू था, जो किसी भी, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार को, उसका मेजर रेवेन्यू जो है वो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है और जो अल्कोहल होता है उससे आता है।
जी। और फिस्कल डेफिसिट काफी हद तक बढ़ गया था, और जो मूडीज ने भी कहा कि कंट्रोल करना जरूरी है, इसी वजह से उन्होंने बहुत सारी रेटिंग बहुत ऊपर नहीं करी, पर उन्होंने कहा हम देखना चाहते हैं कि उसको देख के हम उसको भी बढ़ाएंगे। और इसीलिए कहा गया क्योंकि फिस्कल डेफिसिट इतना ज्यादा होने की उम्मीद है, क्योंकि वैक्सीनेशन पे बहुत अच्छा खर्चा हुआ है, और चीजें जो जो बांटा गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिए गए लोगों को, उसमें खर्चा हुआ है। तो इसलिए लोगों की सिचुएशन बेहतर तो हुई है पहले से, पर वो इतनी ज़्यादा बढ़ के नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि हम बहुत नीचे चले गए थे जीडीपी ग्रोथ के अंदर। लोगों में रिजेंटमेंट आ गया था, एक जो चक्का चल रहा था, जो पहिया चल रहा था, वो बहुत स्लो स्पीड पे आ गया था। अब वो जो स्पीड है उसने पकड़नी शुरू करी है, और अगले 3 से 4 एक क्वार्टर में मैं कहूंगा हमें देखने को मिलेगा, और हमें अगले महीने भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हम एक फेस्टिवल जोन में जा रहे हैं, देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ये जो चक्का जो चल रहा था, चाहे वो काम के दौरान हो, चाहे वो लोगों के खर्चे के मामले में हो, कंजम्पशन जो हम कहते हैं जिसे, या स्पेंडिंग पावर की बात करते हैं, या हमें एक एप्टीट्यूड की बात होती है, जो अब पहले डर बैठा हुआ था, लोगों को घर से निकलना नहीं चाहते थे, आपका चैनल भी सिर्फ ऑनलाइन करता था, अब जो है फिजिकल भी करने लगा, जो एक वो डर था वो कम होता जा रहा है, और उससे जो है एक भर्चा है। ये पेट्रोल और डीजल का दाम जरूर ट्रांसपोर्टेशन में आता है, और इससे हमने देखा कि इन्फ्लेशन भी बढ़ा, जो आरबीआई ने कहा, बट फॉर्चुनेटली पिछले क्वार्टर का इन्फ्लेशन कम हुआ है। जाहिर सी बात है, अगर दाम कुछ चीजों के बड़े हैं, तो जिस तरह की चुनौती कोरोना काल में दुनिया के सामने खड़ी हुई, देश की अर्थव्यवस्था के सामने खड़ी हुई, तो उसको संतुलन बनाने का भी एक सवाल सरकार के सामने था। लेकिन अगर जिंदल साहब मैं बात करूं, कुछ बड़ी कंपनियों को भी सरकार ने उद्योग जगत के हिसाब से कुछ टैक्स रिफॉर्म्स भी करे, छूट भी दी गई। क्या एक बहुत बड़ा कारण यह भी है इसका? जो टैक्स रिफॉर्म दिए गए हैं, एक तरह से जो छूट दी गई है, मैं उसको इन्वेस्टमेंट मानता हूं सरकार की तरफ से। कुछ वेस्ट नहीं हुआ। अगर वो ग्रो करेंगी तो जॉब्स भी ग्रो होंगे। ये जॉब्स कहाँ से आएंगे? कंपनीज से आएंगे। रिवेन्यू कहाँ से आएगा? कंपनीज से आएगा। तो इस सेक्टर को और ज़्यादा उत्साहित करने की ज़रूरत है, जो गवर्नमेंट को चाहिए, और पॉजिटिविटी के साथ इसको बढ़ाए, क्योंकि इसी के अंदर छुपा हुआ है बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन। जॉब्स और रिवेन्यू सब कुछ व्यापार से, इंडस्ट्री से आता है। और देखिए, गवर्नमेंट ने जो रिफॉर्म्स किए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इम्प्रूव हुआ अपना, उससे देश की निर्भरता देश पर बाहर पे कम हो जाती है, वो और अच्छी बात है। और लोग, पूरे वर्ल्ड ने देखा कि इंडिया पैनिक में नहीं आया। इंडिया को जो लोग चला रहे थे वो पैनिक में नहीं आए। जितना खर्चा करने की ज़रूरत थी लोगों के ऊपर, आम आदमी के ऊपर, गरीब तबके के ऊपर, उन्होंने खूब सपोर्ट किया है, और करना भी चाहिए था। मैं बिल्कुल मानता हूँ इसमें कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल वो लोग होते हैं, उस मुश्किल समय में वो कोलैप्स हो सकते थे जी, तो उनको बचाना बहुत ज़रूरी था। लेकिन सरकार ने खुले दिल से उसके ऊपर सपोर्ट किया। तो ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं आपकी नीतियों में, और आने वाले समय में अब आप और बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार हो गए हैं, इस वजह से कि आपने इस चुनौती को बहुत अच्छे से संभाला है। जी, बहुत अच्छे से जो आर्थिक प्रबंधन था उसका मैनेजमेंट, एक प्रबंधन किया गया, खासतौर से कोविड काल में। अशोक जी, सरकार की नीतियों के बारे में यह माना जाता है, चाहे बात आत्मनिर्भर भारत की कही जाए या कृषि क्षेत्र की कही जाए, सरकार ने तमाम तरह के जो सुधारीकरण के कार्यक्रम शुरू किए, जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, चाहे वो उद्योग जगत हो या आम आदमी की दृष्टि से मैं बात करूं, खासतौर से मजदूरों की बात करूं या कृषि क्षेत्र की बात की जाए, तमाम सरकार ने सुधार के कदम उठाए, तमाम तरह की कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। क्या एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि देश की अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया का भरोसा बढ़ा है, एक पॉजिटिव दुनिया देख रही है देश की, भारत की अर्थव्यवस्था को? नहीं, ये जो सरकार ने जितने कदम उठाए हैं ये कोविड के बाद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि कुछ और भी करना चाहिए सरकार को जी, क्योंकि कोविड के वजह से जो इनफॉर्मल सेक्टर को जो चोट लगा, वो चोट अभी तक ठीक नहीं हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर्स जो आ रहे हैं वो उतने अच्छे फिगर्स नहीं हैं, और इसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट है मेनली इनफॉर्मल सेक्टर का अनएम्प्लॉयमेंट है। तो मैं समझता हूं कि इसमें सरकार को थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये गरीब लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हो गए, जैसे सर्विस सेक्टर के हो या इनफॉर्मल सेक्टर के जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ का हो,
तो इस पे फोकस करना मेरे ख्याल से भी बहुत ज़रूरी है। और अब अभी रिसेंटली एक सर्वे आया था इंडेटेडनेस का, यानी जो लोग जो पैसे बोरो करे हैं या शहर में या गांव में, तो इससे ये जाहिर होता है कि इंडेटेडनेस कंट्री का बहुत बढ़ गया है, स्पेशली रूरल एरियाज में। ये दिखा रहा है कि लोगों के पास पैसे कम है, वो बोरो करके किसी तरह से काम चला रहे हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये जो इनफॉर्मल सेक्टर के जो वर्कर्स हैं और जो कि उनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है फॉर्मल सेक्टर के मुकाबले में, तो उनके लिए कुछ और करना बहुत ज़रूरी है। जी जिंदल साहब, आप इसका कुछ जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो उसमें बेरोजगारी का भी एक सवाल आता है, जिसकी तरफ इशारा अशोक जी कर रहे हैं, और ख़ास तौर से जो असंगठित क्षेत्र है उसको आप कैसे देखते हैं? मैं पूरी तरह सहमत हूँ अशोक जी से, और ये सेक्टर की महत्व को मैं पूरी तरह से एक्नॉलेज करता हूँ। सरकार को चाहिए इस तरफ और ज़्यादा काम इस तरह का करे कि किस तरह से उनको स्किल डेवलपमेंट करके किसी तरह से कोई 3-6 महीने का ट्रेनिंग हो जाए और उसके बाद वो प्लम्बर बन जाए, या मोटरसाइकिल रिपेयर करने वाला बन जाए, या मोबाइल रिपेयर करने वाला बन जाए, या तरखानी बन जाए, या मेसन बन जाए। इस तरह के 3-6 महीने में स्किल डेवलप करके अगर वो स्किल हो जाती है तो फिर वो बाकी की ज़िंदगी फिर ठीक से बिता सकता है। अनस्किल्ड रहेगा जब तक, तब तक उसको मुश्किल है। सरकार को उसके ऊपर ज़रूर काम करना चाहिए, और इंडस्ट्री के साथ मिला करके वो जॉब्स को बढ़ाना चाहिए। उसके ऊपर जितना फोकस करेंगे उतनी जल्दी वो काम हो सकता है, और इस काम को तुरंत करना बहुत ज़रूरी है। जी प्रोफेसर अमन, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी, क्योंकि एक महत्वपूर्ण सवाल है। आर्थिक देश की स्थिति मजबूत हो रही है, लेकिन साथ ही साथ जो बेरोजगारी का सवाल उठाया अशोक जी ने, इस पर आपका क्या कहना है? मेरे विचार में सरकार पूरा काम कर रही है, और जिस तरीके से ये बिजनेस साइकिल बढ़ेगी, इंडस्ट्री की मूवमेंट हमें दिखाई दे रही है, पैदावार बढ़ रहा है और चीज़ें बढ़ रही हैं, उसे देखेंगे कि रोज़गार भी बढ़ेंगे, अनस्किल्ड वर्कर्स का भी और स्किल्ड वर्कर्स के दोनों के रोजगार बढ़ेंगे। क्योंकि जब बिजनेस कमाएगा तभी आगे दे सकता है जी। और वो तभी होगा जो हमारे को वृद्धि और एक उम्मीद बनेगी कि कल को मेरा पैसा बन सकता है, और वो उम्मीद अब बनती जा रही है, और मोदी ने उस उम्मीद को और आगे उछाल दिया है जी। और इसको देखते हुए हम देखेंगे कि आगे बढ़ोतरी हमें दिखाई देने को मिल रही है, और यूथ को भी अब दिखाई देने को मिल रहा है कि मैं आगे जाके सक्षम बन सकता हूं। जाहिर सी बात है कि पिछले जो 2 साल करीब रहे हैं वो बड़ी चुनौतीपूर्ण रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से सरकार के सामने भी, आम आदमी के सामने भी कई तरह की चुनौतियां खड़ी हुई हैं, लेकिन सरकार ने जिस तरह से समय समय पर जो कदम उठाए देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, आम आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए, उसको राहत पहुंचाने के लिए जो कदम उठाए, उसका ही परिणाम है कि मूडीज जैसी अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक एजेंसियां हैं वो ये मान रही हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो सही दिशा में आगे जा रही है, और आने वाले समय में एक ये मजबूत अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगी। अशोक जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदल जी, प्रोफेसर अमन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।